साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम आपके साथ लेकर के हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का। जी हाँ, खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड की श्रृंखला के हम 10 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। 10वें एपिसोड के विजेता रहे अमित चौधरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 11वें एपिसोड में हिस्सा ले रहे हमारे सभी खेलने वालों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, गुड लक, ताकि आप अच्छा खेलें और प्रथम पुरस्कार में अपना नाम सम्मिलित कर पाएं। साथियों, प्रथम 10 एपिसोडों के माध्यम से हमने पूरी कोशिश की कि एक एपिसोड के 30 प्रश्नों के साथ हम आपको कम से कम 100 प्रश्नों के जवाब दे सकें। और यही हमारा प्रयत्न सफल होता दिखता है जब आप लोग हमारे साथ प्रत्येक एपिसोड में जुड़ जाते हैं। आज खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड लेकर के मैं अमित तेवतिया हाजिर हूं। साथियों, आप कोशिश करें और दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतें कि कहीं आप इस मौके से चूक ना जाएं। यह अवसर आपको मिला है, आप इस अवसर का लाभ उठाएं, मेहनत करें। और जो हम आप तक 30 प्रश्न पहुंचा रहे हैं, इन प्रश्नों में दिल्ली पुलिस परीक्षा के जो पुराने हमारे पेपर हुए हैं उनके भी प्रश्न सम्मिलित हैं। अतः आप ध्यान से खेलें, कोशिश करते रहें और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें हमारा खेलो खेल ज्ञान का एक महत्वपूर्ण मेरुदंड साबित हो, हम यही कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड। आप हमारे साथ पूरे गेम में बने रहें, इन 30 प्रश्नों के उत्तर दें और यदि नहीं जानते हैं तो कम से कम इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप नए 30 प्रश्न सीख सकें। आइए एक कोशिश करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर बढ़ाते हैं एक कदम तेवतिया कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। साथियों, चारों विकल्प आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हैं। यदि आप जानते हैं तो हमें जवाब दें और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। और यह प्रश्न बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया? क्योंकि महिलाओं को मतदान का अधिकार हिंदुस्तान में भी बहुत बाद में मिला। तो आपको जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व में किस देश ने पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि यदि आप इस खेल में भागीदारी कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर हैं, तो आपको करना इतना है कि आपको लाइव चैट के माध्यम से हमें जवाब देना है। और आपको जवाब देने का तरीका 1A, 1B, 1C या 1D रहना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि आपने ABCD में पहले प्रश्न का कौन सा जवाब दिया है। आप लगातार हमारे साथ 30 प्रश्नों तक इस लंबी यात्रा में बने रहेंगे। साथियों, अवश्य सीखेंगे। और जवाब हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प जो है वो है न्यूजीलैंड, अर्थात 1B इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, न्यूजीलैंड ही वो देश है। अब विशेष जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, अगर आप कॉपी में प्रश्न का उत्तर नोट करते हैं तो इन जानकारियों को अवश्य लिखें। जानकारी क्या है कि न्यूजीलैंड ने 1893 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला देश बना जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि ऐसे विश्व में 33 कंट्री हैं, 33 कंट्रीज इन ऑल वर्ल्ड, जहां मतदान करना अनिवार्य नियम है। और उन्हीं में 19 ऐसे कंट्री हैं कि जहां मतदान ना करने पर सजा का भी प्रावधान है। जी हां, 19 देशों में सजा का प्रावधान है, 33 देशों में मतदान अनिवार्य है। और भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और साथ ही याद रखें कि पहली बार भारत में महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग 1926 में किया। तो यह विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन नंबर 1 के विषय में आप ले रहे थे खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 11 में। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जी हां, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 2 का कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। विकल्प देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
विकल्प दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी में है गुलजारीलाल नंदा और विकल्प डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन चारों विकल्पों में बताइएगा कि कौन एक हैं जिन्हें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का पद संभालने का गौरव प्राप्त है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा या मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन चारों में कौन व्यक्तित्व हैं जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने? वेरी गुड, दीजिएगा आंसर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? लगातार लाइव चैट के माध्यम से आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं साथियों। बने रहें आप हमारे साथ पूरे गेम में, क्योंकि हम आपके लिए प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे लेकर के हाजिर होते हैं आपका यह कार्यक्रम जिसका नाम होता है खेलो खेल ज्ञान का। तेवतिया क्लासेस के माध्यम से प्रथम आने वाले छात्र को दिया जाएगा एक शानदार पुरस्कार। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने और साथ साथ इन्होंने ही निर्वहन किया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के पद का। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उप प्रधानमंत्री पद का भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आखिर भारतीय उप प्रधानमंत्री का पद एक गैर संवैधानिक पद है। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष प्रावधान का वर्णन नहीं है? जी हां, आपको बताना है। नीचे 4 विकल्प हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के लिए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के लिए, ऑप्शन सी गुजरात के लिए, ऑप्शन डी तमिलनाडु के लिए। इन चारों राज्यों में जहां राज्यपाल को अधिकार है राज्य विशेष के विषय में निर्णय लेने का, तो निम्नलिखित में वह अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य में वर्णित नहीं है? लाइव चैट के माध्यम से साथियों आप हमसे जुड़े रहें। जो हमारे नए साथी हैं वो लाइव चैट में हमें आंसर दे सकते हैं हमारे क्वेश्चन का और सीख सकते हैं खेलो खेल ज्ञान के माध्यम से नए प्रश्नों के उत्तर। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 3A, 3B, 3C या 3D। कौन सा एक विकल्प सही है? संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य को विशेष प्रावधान नहीं है? आपकी स्क्रीन पर इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं। जो तीसरा प्रश्न है आपको जवाब देना है। वेरी गुड, आपके आंसर हमें लाइव चैट के माध्यम से मिल रहे हैं। लगातार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जी हां, तमिलनाडु। तमिलनाडु ही वह राज्य है जिसको आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान नहीं है। साथियों, आर्टिकल 371 में ABCD करके 4 स्टेट्स के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है। इसमें आंध्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए और एक कर्नाटक के लिए। इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने तमिलनाडु को लिया ना कि कर्नाटक को। अतः सही जवाब डी। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। देश में सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए महायान शाखा द्वारा, ऑप्शन बी हीनयान शाखा द्वारा, ऑप्शन सी वज्रयान शाखा द्वारा या ऑप्शन डी जैन धर्म के द्वारा। आपको बताना है कि भारत में पहली बार मूर्ति पूजा किसके माध्यम से शुरू हुई। चारों विकल्प इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं साथियों। आपको जवाब देना है कि महायान शाखा, हीनयान शाखा, वज्रयान शाखा या जैन धर्म शाखा, किसने सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत भारत में की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास का सवाल आपके लिए है ये, और प्रश्न पत्रों में जगह पा चुका है। कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा जितनी भी हुई हैं, बहुत सी परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है। इसीलिए हम लेकर के हाजिर हुए आपके लिए खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 11 में कि देश में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ किसने किया। वेरी गुड, 4A, 4B, 4C या 4D करके आप हमें जवाब दे सकते हैं। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जी हां, महायान शाखा द्वारा।
बहुत से बच्चे जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति थी जिसकी पूजा भारत में हुई, लेकिन वह बौद्ध धर्म द्वारा ही निश्चित रूप से स्थापित की गई होगी। सवाल थोड़ा डीप गया है कि किस शाखा द्वारा, क्योंकि बौद्ध धर्म अब तक हमने पढ़ा कि हीनयान और महायान में बट गया, लेकिन वज्रयान शाखा भी बौद्ध धर्म की है। यह विशेष जानकारी आपके लिए है। और महायान शाखा द्वारा ही देश में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया। यदि आप नहीं जानते तो सुन लीजिएगा, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति विश्व में इंडोनेशिया में है, जबकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का देश है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान के 11वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के मेहरौली में लोहे का एक स्तंभ है, जिस स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा, अर्थात इसका निर्माण किसने कराया था, जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोहे का जंग रहित आपका स्तंभ है। वो जवाब देना है आपको। ऑप्शन है सातवाहन वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, मौर्य वंश द्वारा या कुषाण वंश द्वारा। जी हाँ, ये 4 विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कि दिल्ली के मेहरौली में लोहे के स्तंभ का निर्माण किसने कराया जो आज तक भी जंग रहित है, जिस पर इस प्रकार के रसायन का प्रयोग हुआ है कि उस पर जंग नहीं लगता, जो खुले आसमान के नीचे है, बारिश में भीगता है, परंतु उस पर कभी जंग नहीं लगा। दीजिएगा जवाब। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा, गुप्त वंश के शासकों द्वारा, मौर्य वंश के शासकों द्वारा या कुषाण वंश के शासकों द्वारा। कुछ समय आपके पास होता है प्रश्न का जवाब देने के लिए, परंतु हम कोशिश करते हैं कि जब तक इंतजार किया जाए, जब तक हमारे सभी छात्र लाइव चैट पे जो हिस्सा ले रहे हैं उनका जवाब हम तक पहुंचे। हमें लगातार आंसर मिल रहे हैं। आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, गुप्त वंश। गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का महान शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय ही वो शासक है जिसने दिल्ली के मेहरौली में उस स्तंभ की स्थापना कराई और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा सल्तनत काल का वंश रहा? ऑप्शन है ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी लोदी वंश। जवाब देना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का किस सल्तनत काल के वंश ने दिल्ली पर सबसे अधिक शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। शाबाश। लाइव चैट के माध्यम से लगातार आप हमारे साथ बने रहें और हम रविवार को सुबह 10 बजे उतनी ही उत्सुकता के साथ प्रोग्राम लेकर के हाजिर होते हैं जितना कि आपको इंतजार होता है। शाबाश। दीजिएगा जवाब कि दिल्ली पर सबसे अधिक किस सुल्तान का शासन रहा, किस सल्तनत काल का शासन रहा? गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का या लोदी वंश का? सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन किसका था? वेरी गुड, सही जवाब हमें मिल रहा है। साथियों बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, तुगलक वंश ही वो वंश है जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर। साथियों, सल्तनत काल शुरू हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश से, जाता है इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध तक। जी हाँ, लोदी वंश, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये वंश रहे सल्तनत काल के जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इनमें सबसे लंबा शासन रहा तुगलक वंश का, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। साथियों, अगर प्रश्न हम कहते कि सबसे कम समय तक शासन किया तो मात्र 6 वर्ष का शासन किया था सैयद वंश ने। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हुआ 6C। आइए आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान के 11वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। राम प्रसाद बिस्मिल, जी हां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल किस केस के मुख्य अभियुक्त थे? ऑप्शन ए दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन बी
लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन सी काकोरी कांड, ऑप्शन डी चोरा चोरी कांड। इन चारों विकल्पों में किस विकल्प के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई? जवाब ये देना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रश्न आपके समक्ष इस समय स्क्रीन पर है। दिल्ली षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, काकोरी कांड या चोरा चोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल किसके लिए जेल गए, किसके लिए उन्हें फांसी हुई, यह आपको जवाब देना है। 7A, 7B, 7C या 7D, इन चारों विकल्पों में एक विकल्प बिल्कुल ठीक है, जवाब दीजिएगा। लगातार लाइव चैट में आपके जवाब मिल रहे हैं। 7A भी है, B भी है, लेकिन सबसे अधिक 7C, 7D ये हमें आंसर मिल रहे हैं। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है 7C। जी हाँ, बिल्कुल सही, काकोरी कांड, जिसमें काकोरी नामक स्टेशन पर लखनऊ से पहले सहारनपुर से जाती हुई ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसमें जा रहा था अंग्रेजों का सरकारी खजाना, और खजाने को लूटने का उद्देश्य केवल देश की स्वतंत्रता के लिए हथियार खरीदना, देश की स्वतंत्रता के लिए नौजवानों को तैयार करना, ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह लाहिड़ी, न जाने कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। और अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी रहे जिन्हें फांसी दी गई, वो भी काकोरी कांड से ही संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने प्रश्न में कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पंक्ति भी लिखी गई हैं महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, महत्वपूर्ण सवाल। अभिज्ञान शाकुंतलम रचनाकार कालिदास, जो संस्कृत के नाटककार हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कालिदास की इसी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था? ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, या ऑप्शन बी है हिंदी कॉलबुक, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, और ऑप्शन डी है जोनाथन डंकन। तो दीजिएगा जवाब साथियों कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज द्वारा किया गया? चारों विकल्प इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, चार्ल्स विल्किंस, या हिंदी कॉलबुक, या विलियम जोन्स, या जोनाथन डंकन। शाबाश, लगातार आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से, और कम बच्चे हैं लेकिन जो जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हाँ, ये जरूर जानते होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो विश्व का सबसे बड़ा एक नाटक है, जिसकी रचना कालिदास ने की, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, यह जवाब आपको देना है। सही जवाब, बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 8C इज द करेक्ट आंसर। विलियम जोन्स ही वह व्यक्तित्व था जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। बहुत सारी हिंदी और संस्कृत और फारसी की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला महान साहित्यकार विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। सर्वप्रथम किसने कहा था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? विकल्प ए है गैलीलियो ने, विकल्प बी कोपरनिकस ने, सी है केपलर ने, और डी है न्यूटन ने। खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 9 इस समय आप खेल रहे हैं। जवाब देना है कि वह कौन पहला वैज्ञानिक रहा जिसने यह बताया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 9A, 9B, 9C या 9D, क्या है आपका आंसर? हम इंतजार कर रहे हैं साथियों, जवाब दीजिएगा। सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? लगातार हमें आंसर दे रहे हैं बच्चे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों। 9A, 9B, 9C और 9D सभी तरह के ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, सभी तरह के उत्तर के रूप में हमें यहाँ विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सही है एक विकल्प, 9A, 9B, 9C या 9D। आइए बता दें, बिल्कुल लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब 9B। जी हाँ, निकोलस कोपरनिकस ही वह व्यक्तित्व है जिसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी का। क्योंकि इससे पहले हम टॉलमी
के द्वारा पढ़ चुके हैं, जिसने आरंभ में ये कह दिया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, परंतु ऐसा नहीं है। निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सबसे पहले कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, सूर्य का परिक्रमण करते हैं सभी ग्रह। तो जवाब क्वेश्चन नंबर 9B। आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 1914 में, 1919 में, 1920 में या 1945 में? जी हां, जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 10 का कि जो लीग ऑफ नेशंस था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई है, 1919 में हुई है, 1920 में हुई है या 1945 में हुई है? इनमें एक विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। यदि आप जानते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में तो जवाब दें, और नहीं जानते हैं तो इंतजार करें बस कुछ सेकंड का, क्योंकि कुछ सेकंड्स के बाद हम आपको बताएंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्या है। 10A, 10B, 10C, 10D क्या है आपका उत्तर? दीजिएगा जवाब। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1914 में, 1919 में, 1920 में या 1945 में? शाबाश, लगातार आपके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं साथियों। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का 10C। जी हां, 1920 में स्थापना हुई लीग ऑफ नेशंस की। आपने सुना होगा कि 1914 में पहला वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1919 तक समाप्त हुई, चलता रहा, 1919 में समाप्ति हुई और 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था पहले विश्व वार जो हुआ, ऐसे बड़े युद्धों को रोकने का प्रयत्न करना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई जिसने 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का रूप ले लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ही पहले लीग ऑफ नेशंस था। वर्साई की संधि हुई, पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। सही जवाब रहा 10C। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखिएगा कि रबड़ उत्पादन में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विकल्प ए है इंडिया, विकल्प बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है मलेशिया। साथियों, आपको जवाब देना है कि रबड़ के उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ रबड़ में फर्स्ट प्लेस पे वर्ल्ड का कौन सा कंट्री आता है? जवाब दीजिएगा। प्रश्न पेपर से उठाया गया है, इस समय आपकी स्क्रीन पर है 11वां प्रश्न कि रबड़ उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया? शाबाश। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड आप खेल रहे हैं और लगातार लाइव चैट में आपके उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि सबसे पहले सबसे अधिक उत्तर देने वाला कौन छात्र है और वही पहुंचता है प्रथम स्थान पर। 11A, 11B, 11C या 11D इसी प्रकार के उत्तर काउंट किए जाते हैं, अन्यथा जो भी आप प्रश्न का उत्तर देते हैं वह कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। दीजिएगा जवाब कि रबड़ उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश स्टैंड करता है। सही जवाब हमें मिल गया है, बारी हमारी है, आपको सौंप देते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। 11C इज द करेक्ट आंसर। जी हां, थाईलैंड ही विश्व का वो देश है जिसमें सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी भूमिका के क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गेटवे ऑफ एशिया किस कंट्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी लंका, ऑप्शन डी तुर्की। दीजिएगा जवाब कि इन चारों देशों में कौन सा एक ऐसा देश है जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं? 12A, 12B, 12C या 12D? 12वें प्रश्न में ABCD में क्या उत्तर है आपका? साथियों बताइए हमें लाइव चैट में। बने रहें आप हमारे साथ, खेल रहे हैं खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड। वेरी गुड, लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, लेकिन हमें देखना है कि सबसे पहले किसका सही उत्तर हमें प्राप्त हुआ। 12D इज द राइट आंसर। जी हां, तुर्की।
एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं तुर्की को, क्योंकि तुर्की यूरोप का मरीज कहलाता है, वहीं एशिया में प्रवेश का द्वार खोलता है यूरोपियन देशों के लिए, और उसी से प्रवेश होता है एशिया के अंदर। साथियों, सही जवाब 12वें प्रश्न का डी ऑप्शन है, तुर्की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा सागर तट कौन सा है? गोपालपुर उड़ीसा, ऑप्शन बी अलीबाग महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मरीना बीच तमिलनाडु, और ऑप्शन डी दीघा पश्चिमी बंगाल। किस राज्य का कौन सा समुद्र का किनारा सबसे लंबा है? जवाब देना है आपको कि इनमें कौन सा सागर तट सबसे लंबा है। गोपालपुर जो कि उड़ीसा के अंदर आता है, अलीबाग महाराष्ट्र में पड़ता है, मरीना बीच तमिलनाडु के अंदर है, और दीघा समुद्र तट पश्चिमी बंगाल में है। यह सभी यहाँ जाते हैं लोग, पिकनिक मनाते हैं और वापस चले जाते हैं अपने घरों को समुद्र का दर्शन कर। आपको बताना है कि इनमें कौन सा एक ऐसा समुद्र तट है जो सबसे लंबा है। गोपालपुर, अलीबाग, मरीना बीच या दीघा पश्चिमी बंगाल। साथ साथ राज्यों के नाम दिए गए हैं ताकि आप नोट कर लें कि कौन सा समुद्र तट किस राज्य में पड़ता है। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 13 इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 13A, 13B, 13C और 13D करके आप हमें जवाब दे सकते हैं। सही जवाब हमें मिल रहा है। अब सबसे पहले किसने बताया है ये तो बाद में पता लगेगा। हमारे कम्युनिटी टैब या आप किसी भी अन्य स्रोत से जान सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं यदि आपको रिजल्ट जानना है। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 13C इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच तमिलनाडु। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देखें, ध्यान दें कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी यमुना। इन चारों नदियों में कौन सी एक नदी भारत का जैविक मरुस्थल कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आ चुका है। जवाब दें। दामोदर, रिहंद, सोन या यमुना नदी में कौन सी एक नदी है जो भारत का जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर, रिहंद, सोन, यमुना। बने रहें हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान के लगातार जितने भी एपिसोड आप तक पहुंच रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा हो कि आप कॉपी में सवाल लिखें ताकि आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न इकट्ठे कर लें, क्योंकि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से इकट्ठा करके प्रश्नों को आप तक सौंपते हैं खेलो खेल ज्ञान के माध्यम से। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब दामोदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी, जो कि एक कोयला घाटी जिसके किनारे पर है, जहां जिसे सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, और दामोदर ही भारत का जैविक मरुस्थल भी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 15। भारत की पहली निजी ट्रेन है। अब बहुत से बच्चे पहली बार प्रश्न सुन रहे होंगे, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत में कौन सी पहली ऐसी ट्रेन है जो निजी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। विकल्प देखिएगा, विवेक एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। चारों ही विकल्प भी महत्वपूर्ण हैं। चारों विकल्पों के विषय में भी खास बातें हैं। सभी अपनी अपनी तरह की एक एक ट्रेनें हैं जो जानी जाती हैं। विवेक एक्सप्रेस भी, बंधन एक्सप्रेस भी, तेजस भी और वंदे भारत एक्सप्रेस भी। दीजिएगा जवाब, देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? आपका उत्तर देने का तरीका वही है, 15A, 15B, 15C या 15D करके आप हमें उत्तर दें। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। खेलो खेल ज्ञान के 11वें एपिसोड में लाइव चैट के माध्यम से 15 प्रश्न हो चुके हैं, 15 प्रश्न अभी बाकी हैं जिनके जवाब आपको हमें पहुंचाने हैं। साथियों, आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हां, तेजस एक्सप्रेस भारत में पहली निजी ट्रेन है, और विवेक एक्सप्रेस,
भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की यात्रा तय करती है, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबा पथ तय करती है। सबसे लंबी ट्रेन नहीं है, सबसे लंबा मार्ग तय करती है। और विवेकानंद के नाम पर इसका नाम विवेक एक्सप्रेस पड़ा। यदि प्रश्न होता कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन बताइए, तो हमें जवाब देना होता सबसे लंबी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस। साथियों, बंधन एक्सप्रेस जो कि समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच चली। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी की यात्रा तय करती है। और तेजस एक्सप्रेस यह भारत की पहली निजी ट्रेन है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। पेपर में बहुत जगह स्थान लिया है प्रश्न ने कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विकल्प ए है NH5, बी NH7, सी NH24 और डी NH44। तो जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्धारण में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत राजमार्ग राजकीय राजमार्ग कार्य करते हैं। आप जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 16A, 16B, 16C या 16D, क्या है आपका जवाब? और बहुत सारे बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूजन है। एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले आप तसल्ली कर लीजिएगा, जवाब दीजिएगा 16A, 16B, 16C या 16D क्या आप लिखते हैं, ताकि हम उसे देख सकें और निर्णायक मंडल निर्णय ले कि कौन है ऐसा बच्चा जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया एपिसोड 11 में। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जवाब ले लीजिए साथ, 16D अर्थात NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब कुछ बच्चे NH7 कह रहे हैं। साथियों, NH7 पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होता था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो यह होता था NH7। परंतु NH44 अब श्रीनगर से यानी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर के शुरू होता है जम्मू कश्मीर में और जाता है वाराणसी होते हुए, भारत से यात्रा करते हुए कई राज्यों से गुजरता है और पहुंचता है कन्याकुमारी तक। जी हां, श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं, खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जवाब दीजिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी उड़ीसा, विकल्प सी मध्य प्रदेश और विकल्प डी राजस्थान। जी हां, जवाब दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। 17A, 17B, 17C या 17D क्या है आपका आंसर। साथियों, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब ST सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है 2011 के अनुसार, क्योंकि 2021 की जनगणना हो रही थी लेकिन कोरोना महामारी के संकट में उसको रोक दिया गया। अतः आप 2011 के अनुसार ही बताएं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। बिल्कुल आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि यह प्रश्न दिल्ली पुलिस परीक्षा में जगह ले चुका है। पहले SSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। 17A, B, C, D जवाब देते हैं, आपको सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। जी हां, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिसको टाइगर स्टेट बोलते हैं, जहां सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां सर्वाधिक वन हैं और साथियों उसी देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर यहां प्रश्न अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता का होता तो हमें जवाब देना होता मिजोरम, कि मिजोरम में 94% से भी अधिक जो लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं। जबकि जब जनसंख्या की बात की गई है, जब संख्या में हमें जवाब देना है तो फिर मध्य प्रदेश सही जवाब होता है। खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को रोक देती है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, यह सिद्धांत किसने दिया।
यह कीन्स ने दिया है, एंजल का सिद्धांत है, सी ग्रेसिम का सिद्धांत है, या डी रिकार्डो का सिद्धांत है। आपको जवाब देना है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा के, नई मुद्रा के प्रचलन को रोक देती है। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? कीन्स ने, या एंजेल ने, या ग्रेसिम ने, या रिकार्डो ने? जवाब दें आप। लगातार हमारे साथ बने रहें खेलो खेल ज्ञान के 11वें एपिसोड में। लाइव चैट के माध्यम से आप हमें उत्तर देते रहें साथियों, और हर रविवार सुबह 10 बजे बिल्कुल ना भूलें इस लाइव प्रसारण को, जिसके माध्यम से आप हमें जवाब देते हैं और एक 30 प्रश्नों का पुलिंदा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप तैयार करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को रोक देती है, यह सिद्धांत दिया ग्रेसिम ने। जी हाँ, सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेसिम। समझ लें क्या अर्थ है। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और सभी 10-10 के नोट हैं, तो हमारे पास 10 नोट हो गए। उन 10 में यदि हमें 20 रुपये का कोई सामान खरीदना है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उन 10 नोटों में सबसे पुराने नोट कौन से हैं, हम उन्हें ही आगे करेंगे, और जो नए नोट होंगे उनको अपनी जेब में रख लेते हैं। अगर आपके पास 2 10-10 के नोट हैं, एक पुराना है एक नया है, और आप सामान खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नए नोट से सामान खरीदेगा और पुराने को अपनी जेब में रखेगा। यह नियम है इकोनॉमिक्स का। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बच्चा है, सबसे पहले पुराने नोट को ही आगे करता है और नए नोटों का कलेक्शन कर लेता है। यही है ग्रेसिम का सिद्धांत कि जो खराब मुद्रा है, जो पुरानी मुद्रा है, वह अच्छी मुद्रा या नई मुद्रा के प्रचलन को रोक देती है। बिल्कुल सही सिद्धांत। कीन्स विकल्प ए ब्याज का सिद्धांत दिया। ऑप्शन डी में आप रिकार्डो देख रहे होंगे, रिकार्डो का लगान का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। अटल पेंशन योजना में जो सरकार द्वारा आरंभ की गई, न्यूनतम और अधिकतम आयु के व्यक्ति मासिक योगदान दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि किस न्यूनतम और अधिकतम आयु के लोग अटल पेंशन योजना में प्रत्येक माह कम से कम कुछ मुद्रा जमा करके 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है ए 15 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों के लिए यह योजना है, बी 18 से 42 वर्ष के जो लोग हैं वो इसमें अपना मासिक जमा कर सकते हैं, सी 20 से 55 वर्ष, और डी 20 से 60 वर्ष। दीजिएगा जवाब। किस वर्ष के लोग न्यूनतम से अधिकतम आयु के अटल पेंशन योजना में भागीदारी कर सकते हैं? 19A, 19B, 19C या 19D? लगातार आपके उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं। 15 से 45 वर्ष, 18 से 42 वर्ष, 20 से 55 या 20 से 60 वर्ष। किस वर्ष के लोग प्रत्येक माह, समझ लीजिएगा सवाल, बैंक में जाकर के कुछ पैसा जमा कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें 60 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक माह 1000 से 5000 तक कोई भी जो भी उनका अनुदान बनता है वह उन्हें दिया जाएगा पेंशन के रूप में। ठीक है, सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 18 से 42 वर्ष के लोग बैंकों में अटल पेंशन योजना के लिए प्रत्येक माह कुछ पैसा जमा करेंगे, उतना ही पैसा उसमें सरकार गिरेगी जो 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें 1000 से 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यही है अटल पेंशन योजना। 19B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। सवाल बायोलॉजी से लिया गया है, जीव विज्ञान का प्रश्न है कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं? आसान क्वेश्चन, मकड़ी सभी देखते हैं, घरों में होती है, तो बताइएगा कितने पैर होते हैं। ऑप्शन ए 2 जोड़ी अर्थात 4 पैर हैं, 3 जोड़ी, सी ऑप्शन 4 जोड़ी, या डी ऑप्शन 5 जोड़ी। दीजिएगा कि मकड़ी को कितने पैर होते हैं? 2 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, या 5 जोड़ी होते हैं? वेरी गुड। खेलते रहिए, खेलो खेल ज्ञान का लाइव चैट में बने रहें हमारे साथ, देते रहें जवाब। और साथियों, जिन बच्चों ने भी वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दिया करें, क्योंकि व्यूज़ देखते हैं तो 200 से ऊपर, 300 से ऊपर होते हैं, और लाइक जो होते हैं वो बस 60 या 65 तक होते हैं। तो आप वीडियोज़ लाइक ज़रूर करें जो भी वीडियोज़ हमारे जाते हैं।
सामान्य हिंदी पढ़ें और बहुत जल्द जैसे ही सेंटर ओपन हो जाएगा तो ऑफलाइन भी हम आपके लिए तैयार रहेंगे। दिल्ली पुलिस के फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी करते रहें। दिल्ली पुलिस का जो आप फॉर्म भरते हैं विशेष ध्यान देके भरें, और नौकरी जितना आसान है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकल रहे हैं, शोर मचा हुआ है, उतना ही कठिन है नौकरी प्राप्त करना। जी तोड़ मेहनत करें, लगन से नौकरी मिलेगी। बहुत लोग हैं कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी देखा है कोशिश करके, इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, परंतु आप कॉपी किताब लेकर के तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन सी। जी हाँ, 4 जोड़ी अर्थात मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ का वो जीव है जिसके 8 पैर होते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड आप खेल रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर देखेगा कि पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज की, ऑप्शन बी लाइसोसोम की, ऑप्शन सी हरित लवक की, या ऑप्शन डी माल्टोज की। दीजिएगा विकल्प कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह निम्न विकल्पों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, लाइसोसोम, हरित लवक या माल्टोज। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प बिल्कुल ठीक है। आपको जवाब देना है कि निम्न में किसकी बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से। 21A, 21B, 21C या 21D देते रहिए जवाब और मेहनत करें, मुकाम हासिल करें, तैयारी करें ताकि आप चयनित हो सकें, आपके सपने साकार हो सकें। सही जवाब हमें मिल रहा है, बारी हमारी। आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 21A सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, जो पाई जाती है केवल प्लांट सेल्स में। जो पादप कोशिकाएं हैं इन्हीं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज ही वो एक पदार्थ है जो केवल पौधों में पाया जाता है, और साथियों सेल्यूलोज का ही प्रयोग होता है कागज बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मानव को नींद लाने वाला हार्मोन है। जी हाँ, नींद आने का कारण भी हार्मोन्स होते हैं। तो बताइएगा कि मानव को नींद जो आती है वो किस हार्मोन्स के कारण आती है? ऑप्शन देखिएगा, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, सी है एड्रिनेलिन और डी है कैल्सिटोनिन। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक वो हार्मोन है जिसके कारण मानव को निद्रा आती है? 22A है, 22B है, 22C है या 22D है? जवाब दीजिएगा कि मानव को नींद लाने वाला हार्मोन है। और लाइव चैट में लगातार आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो शेयर जरूर करें, शेयर करते रहें लगातार अपने साथियों को, ताकि सब हमारे साथ जुड़ें और खेलो खेल ज्ञान के 11वें एपिसोड का आनंद के साथ साथ एक ज्ञान अर्जन करें। आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में मेरुदंड साबित हो हमारा कार्यक्रम, यह उनकी पहुंच तक हो। तो साथियों आप ही शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं जरूर कि हमारा कार्यक्रम कैसा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ना भूलें। आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मेलाटोनिन ही वो हार्मोन हैं जिसकी वजह से मानव को नींद आती है। एक बात और विशेष सुन लें कि जब अंधेरा होता है या हम सोने से पहले लाइटों को बंद करते हैं, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि अंधेरे में मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है। इसीलिए कुछ व्यक्ति तो रोशनी में बिल्कुल नहीं सो पाते और अंधकार में मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव अधिक होने के कारण नींद अच्छी आती है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से या पोटेशियम कार्बोनेट से। चारों विकल्पों में कौन सा एक विकल्प है, यदि आप जानते हैं तो हमें बताएं, जिसके कारण जल की स्थायी कठोरता को, जो परमानेंट हार्डनेस है, उसको दूर किया जाता है। 23A, 23B, 23C या 23D, कौन सा एक विकल्प है सही?
जानकारी दें। जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता होती है। आपको यहाँ स्थायी कठोरता के विषय में बताना है कि यह कैसे दूर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से होती है, या सोडियम कार्बोनेट से होती है, पोटेशियम कार्बोनेट से होती है। चारों विकल्प इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब। आपके आंसर जो हैं वो हमें लाइव चैट में लगातार मिल रहे हैं। सही जवाब है 23 सी। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट से, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है और जल की स्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट। यह दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। नाभि के रिएक्टर में जो बिजली घर हैं, विद्युत गृह हैं, जहां यूरेनियम और पोलोनियम के प्रयोग से विद्युत बनाई जाती है। यूरेनियम या नाभिक के एक साइंटिफिक जो रिएक्शन से विद्युत बनाई जाती है, उसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी यूरेनियम। जवाब दें क्वेश्चन नंबर 24 का कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ बनाने के रूप में किसका प्रयोग होता है? ड्यूटेरियम का, बोरॉन का, ग्रेफाइट का या यूरेनियम का। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। यदि आप सही जवाब जानते हैं तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं लाइव चैट में 24 ABCD करके, और ताकि हम शामिल करें उनको अपने कार्यक्रम में और देख सकें कि किस बच्चे ने सबसे पहले सही जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 24 का। वेरी गुड, लगातार आपके आंसर आ रहे हैं। खेलो खेल ज्ञान का 11वां एपिसोड साथियों आप हमारे साथ खेल रहे हैं। आइए सौंपते हैं आपको जवाब क्वेश्चन नंबर 24 का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, ग्रेफाइट का, क्योंकि ड्यूटेरियम और बोरॉन नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम की जो प्रक्रिया है, जो अभिक्रिया है, उसको मंदन का कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो यूरेनियम का अणु टूटता है, जिससे जो एक अणु प्रत्येक 3 में टूटता है, तो उन तीनों में 2 का ऑब्जर्वेशन करते हैं बोरॉन और ड्यूटेरियम, जिससे एक न्यूट्रॉन आगे बढ़ता रहता है और वो फिर 3 में टूटेगा, फिर 3 में टूटेगा। तो यह उस प्रक्रिया को धीमा करते हैं, मंदा करते हैं, जबकि ग्रेफाइट की छड़ उस पर नियंत्रण का कार्य करती है। तो आप सीखें, यही है नाभि के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में जो कार्य करता है वो है ग्रेफाइट। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। वृक्षों द्वारा जमीन से जल ग्रहण करने का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? ऑप्शन देखिएगा, पृष्ठ तनाव के द्वारा, बी है शांता के द्वारा, सी है केशिकत्व के द्वारा और डी है उत्प्लावन बल के द्वारा। यह सवाल फिजिक्स से लिया गया है। आपको बताना है कि जो वृक्षों का जड़ के द्वारा, जमीन द्वारा जो जल है उसको ग्रहण करके ऊपर पहुंचाया जाता है, यह सिद्धांत जो कार्य करता है किस आधार पर है? पृष्ठ तनाव के आधार पर है, शांता के आधार पर है, केशिकत्व के आधार पर है, या यह उत्प्लावन बल का सिद्धांत है? शाबाश, लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। लाइव चैट में आप हमारे साथ बने रहें साथियों। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25, सही जवाब हम आपको सौंपते हैं ऑप्शन नंबर सी। जी हां, केशिकत्व के द्वारा ही वृक्षों के द्वारा जो जल है वो जमीन से ऊपर की ओर जाता है। केशिकत्व का मतलब है परख नली में द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना, चाहे वो लैंप की बत्ती हो, लालटेन की बत्ती हो। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, चाहे शाही सोखता जो होता है, जैसे शाही बिखर जाती है तो उसके ऊपर रखते हैं, जो शाही को सोख लेता है वह भी केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ केशिकत्व का सिद्धांत ही क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब है। आप ये भी ध्यान रखें कि वृक्षों में जल का ऊपर जाना फ्लोएम के द्वारा, जबकि पत्तियों जो फ्लोएम और जाइलम आपने पढ़े हैं, तो आप इस प्रकार से समझें कि जो जड़ से जाइलम, अर्थात जड़ों में जाइलम होता है जो तत्व जल को ऊपर की ओर ले जाता है। पत्तियों ऊपर फल होते हैं तो फ्लोएम जो
पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के नीचे सभी शाखाओं में, सभी भागों में भेजता है। फ्लोएम का काम है भोजन को ऊपर से नीचे पहुंचाना, जाइलम का काम है जड़ों से जल को ऊपर पहुंचाना। आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। पानी का बुलबुला कार्य करता है। विकल्प ए है समतल दर्पण की तरह, बी है अवतल दर्पण की तरह, सी है उत्तल दर्पण की तरह और डी है परवलय दर्पण की तरह। तो जवाब दीजिएगा कि जो 26वां प्रश्न है, पानी का जो बुलबुला होता है यह किसकी तरह कार्य करता है? समतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह या परवलय दर्पण की तरह। कुछ समय आपको दिया जाता है ताकि आप सोच समझकर जवाब दें। लगातार आपके आंसर हमें मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 26 पर इस समय आप हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 11 आप देख रहे हैं। 26 A, B, C, D सभी आंसर हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो हम आपको बताते हैं और आप नोट कर लीजिएगा कि क्या आपका जवाब हमारे जवाब से मेल खाता है। तो साथियों, सही जवाब है 26 B। जी हाँ, अवतल दर्पण की तरह जो बुलबुला है वो उठा हुआ जो भाग है वो उत्तल दर्पण की तरह दिखाई देगा, परंतु वह जो कार्य करता है, जो उसकी वर्किंग है, वह अवतल दर्पण की तरह है। तो पानी का बुलबुला अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस देश की संसद को मजलिस नहीं कहा जाता? 4 विकल्प हैं, चारों में 3 देश हैं जिनकी संसद पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। एक देश है जिसकी संसद को, पार्लियामेंट को मजलिस नहीं कहा जाता। बताना है कौन सा? इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया या मालदीव। 27A, 27B, 27C या 27D। व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27? लगातार आप हमारे साथ बने रहें, दीजिएगा जवाब, क्योंकि बहुत कम समय है। सभी जो प्रश्न हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। 27A, B, C, D के माध्यम से हमें जवाब मिल रहे हैं साथियों कि किस देश की संसद को मजलिस नहीं कहा जाता। यहाँ 3 देश हैं जिनकी संसद मजलिस कहलाती है, एक देश है जिसकी संसद मजलिस नहीं कहलाती। आइए हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मलेशिया। मलेशिया देश की संसद को बोलते हैं दीवान-ए निगारा। जी हाँ, और इंडोनेशिया, ईरान, मालदीव की जो पार्लियामेंट है यह मजलिस कहलाती है। स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 28 कि हाल ही में हर घर जल योजना का शुभारंभ भारत के किस राज्य में हुआ है? प्रत्येक घर में पेयजल की उपलब्धता बनी रहे तो ऐसी ही योजना का शुभारंभ भारत के किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। दीजिएगा जवाब। चारों विकल्पों में कौन सा एक विकल्प ठीक है कि हाल ही में हर घर जल योजना कहाँ शुरू की गई है? 28A, 28B, 28C, 28D। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं साथियों। वेरी गुड, बने रहें आप हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान के 11वें एपिसोड और अन्य सभी एपिसोडों को देखें, कॉपी पे प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। आइए सौंपें आपको जवाब, ले लीजिएगा उत्तर 28 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ने हर घर जल योजना का शुभारंभ किया बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड के जिलों में यह योजना शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। पहली महिला हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद मिला। विकल्प देखिएगा, ऑप्शन ए निगार जौहर, ऑप्शन बी बलवंत कौर, सी नासिरा अंसारी और डी कौशल खान। इनमें कौन सा एक जवाब है सही? यदि आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे पाएंगे।
कि पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी हैं? 29A, 29B, 29C या 29D? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एपिसोड 11. यू आर वॉचिंग ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. निगार जौहर, बलवंत कौर, नाशरा अंसारी और कौशल खान कौन एक है जो पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं, प्रथम महिला हैं? आइए सौंपते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब. ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, निगार जौहर ही वो पहली पाकिस्तानी महिला हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद मिला. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन ए शक्ति स्थल, ऑप्शन बी स्मृति स्थल, ऑप्शन सी एकता स्थल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्मृति स्थल. दीजिएगा जवाब प्रश्न संख्या 30 का, जो कि एपिसोड 11 का अंतिम प्रश्न भी है. अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है? शक्ति स्थल, स्मृति स्थल, एकता स्थल या राष्ट्रीय स्मृति स्थल? बने रहें हमारे साथ. खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 11 आप देख रहे हैं. लाइव चैट के माध्यम से हमें जवाब देते रहें ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे, हम आपके साथ जुड़े रहें और लेकर के हाजिर होते रहें प्रत्येक रविवार में सुबह 10 बजे आपके लिए. यह कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का. आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं. साथ ही आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. जी हाँ, राष्ट्रीय स्मृति स्थल ही अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है इसे नाम दिया गया. साथियों ये भी ध्यान रखें कि यहाँ एक और है ऑप्शन नंबर बी में, जो स्मृति स्थल है यह है आई के गुजराल जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उनका समाधि स्थल. तो यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 11 की यात्रा यहाँ समाप्त होती है. दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी. जाने से पहले यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मैं अमित तेवतिया आपसे विदा लेता हूँ. फिर मुलाकात होगी खेलो खेल ज्ञान के कार्यक्रम के अंतर्गत. परंतु हमारी हिंदी की जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, उन्हें जो बच्चे UPSI की तैयारी कर रहे हैं या अन्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा उन्हें देनी है, तो ज़रूर देखें, लाइक करें, क्योंकि उनमें भी बहुत कुछ प्रेरणा है, बहुत कुछ ज्ञान है. जय हिंद, जय भारत.